वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस की सतह पर जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। चाइना और ताइवान का इशू आजकल न्यूज़ में बड़ा ही प्रोमिनेंट है। आप अखबारों में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं और टीवी देखते तो आपको इस इशू का कहीं ना कहीं से थोड़ा सा इल्म होगा। हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। हिस्टोरिकली तो आप सब लोग जानते होंगे, हम इसका जो करंट डेवलपमेंट्स है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और अपना जो एक एनालिसिस है वो आपके सामने रखेंगे। यूएसए की जो स्पीकर ऑफ द हाउस हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने लास्ट वीक एक ऐलान किया कि वो ताइवान में विज़िट करेंगी और जो अपना उनका एक विज़िट होगा वो ऑफिशियली स्पेशली जो सोवरेनिटी है ताइवान की सिर्फ उसी के लिए होगा, जबकि चाइना को वो इसमें कंसीडर नहीं करेंगी। उसके बाद जो बाइडन साहब और जो चाइना के सदर हैं शी जिनपिंग, उनके दरमियान मुलाकात होती है, टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है और टेलीफोनिक गुफ्तगू में शी जिनपिंग उनको ये बावर करवाते हैं कि नैन्सी पेलोसी का ये जो पर्सनल विज़िट है स्टेट लेवल पर, वो चाइना इसको एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करेगा और शायद वो उनका जो प्लेन है उसको भी उड़ाने की कोशिश करें या उनको मिसाइल दागने का भी जो है इम्कान रखते हैं। काफ़ी हाइप क्रिएट हुई 3-4 दिन जो इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद नैन्सी पेलोसी ने आज से 4 दिन पहले ताइवान का विज़िट किया और जो चाइना है तो उन्होंने जो ताइवान की स्ट्रेट है उसके जो सरहदी इलाके हैं समुद्र के साथ, जो सी शोर्स हैं, वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दागे और वहाँ पे जो सी लेवल की जो नेवल मिलिट्री है, जो ब्लू नेवी है चाइना की, उन्होंने मशक़ें भी की उसको जो काउंटर है या उसके थ्रेट करने के लिए नैन्सी पेलोसी को और ताइवान की जो गवर्नमेंट है उनको। चाइना ताइवान को अपना एक प्रोविंस मानता है और उसको डी फैक्टो और डी जोरे तरीके से उसको रन करना चाहता है। ये वन चाइना पॉलिसी के तहत उसको जो है रूल करता है और जो डिफेंस, फॉरेन मिनिस्ट्री और ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के इस तरह के काम है वो सारे चाइना के पास हैं और बाकी जो इंटरनल गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो ताइवान खुद इसको कंट्रोल करता है। उसको जो अपने ही इलेक्शन होते हैं और इलेक्टेड जो डेमोक्रेटिकली जो गवर्नमेंट है वो उसमें प्लॉट होती है। तो हम सबसे पहले इसमें ये बात करेंगे कि चाइना दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसमें हम 3 बातें जो हैं वो वजाहत के साथ थोड़ी थोड़ी आपको एक्सप्लेन करेंगे। इनका जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, क्योंकि जो ताइवान है वो चीन से तकरीबन 160 किलोमीटर में समंदर के रास्ते से जाकर एक जजीरा आता है। इसको हम ताइवान या टाइपाई के नाम से भी जानते हैं। इसका जो ओल्ड नाम था वो फॉर्मोसा था और फॉर्मोसा के बाद इसका नाम जो चेंज किया गया वो ताइवान था। इसका जो कैपिटल है वो टाइपाई है और समुद्री सतह में होने के साथ साथ इसका जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो इस कदर मुफीद है कि यहाँ पर जो है रिसर्च के जो है मिलिट्री बेसिस के और टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट जो रिसर्च है उस पर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट वहाँ पे ज़रा इतना इफेक्ट नहीं होता और इस तरह मुतदल एक किस्म का क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल है कि कोई भी गवर्नमेंट ये चाहती है सुपर पावर से, जैसा कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, जापान हो गया और चाइना हो गया, इस पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। उसके बाद अबंडेंट जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पे पाए जाना, ज़्यादातर सिलिकॉन हो गया, उसमें ऑयल हो गया, गैसेस होगी और जो हाइड्रोकार्बन्स के जो चीज़ें उसमें आती हैं, रॉ मटेरियल आता है, वो सभी यहाँ पे बहुत कसीर मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से चाइना और यूएस में एक टसल चलती है इसके जो सोवरेनिटी है या जो डिफेक्टिव कंट्रोल है उसको हासिल करने के लिए। उसके बाद जो एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है ताइवान में वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ताइवान दुनिया की चिप सेट जो हम लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो स्मॉल गैजेट्स हैं उसमें चिप्स को इस्तेमाल करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा रुझान है। वहाँ पे इसकी इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं कि पूरी दुनिया को तकरीबन एक साल में $100 बिलियन की इस तरह की इन्वेस्टमेंट या फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसकी मद में आती है। उसके बाद फ्री ऑफ द कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस है, यानी कि कम्युनिस्ट का वहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंस इस तरह का नहीं है और जो डेमोक्रेसी है वो रास्ता जो है वो लोगों के लिए बनाती है, लोग अपने जो लीडर्स हैं उसको मुंतखब करती है। इसके बाद 1992 में CCP यानी कि चाइनाज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है उन्होंने एक कंसेंसस के तहत ताइवान की गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा किया, जिसमें कुछ शराइत जो हैं वाज़ेह तौर पर सामने आई। वो शराइत इन सूरत में थी कि क्या ताइवान को चीन का एक अलग सूबा बना दिया जाएगा या जो ताइवान है इसको एक वन चाइना रूल के तहत जो है रन किया जाएगा, इसके जो स्टेट अफेयर्स हैं। उसमें सबसे पहले जो चीज़ सामने आती है वो 2 साइड्स ऑफ द स्ट्रेट
जो है रूल्ड बिलोंग टू वन चाइना, यानी कि चीन और उसके दरमियान जो फासला है, उसके बाद जो ताइपाई यानी कि ताइवान की स्टेट आती है, दोनों को जो है वो वन चाइना रूल करेगा। और जो ताइवान है उसके अपने कोई रूल्स नहीं होंगे, बल्कि वो उससे जो बारो करेंगे सारे जो आइनी जो शिक्के हैं, जो कावानीन हैं, वो सारे जो ताइवान है वो चीन से जो है बारो करेगा। उसके बाद चाइना इज़ रूल्ड बाय बीजिंग, यानी कि अगर चाइना को बीजिंग के ज़रिए उसका जो कैपिटल है उसके ज़रिए रूल किया जाएगा तो ताइवान में भी यही पॉलिसी होगी कि उसको जो सारी इंस्ट्रक्शंस है वो भी बीजिंग से आएंगी, जिस तरह टू द होल मेनलैंड जिस तरह चाइनीज़ कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस पहुंचाई जाती हैं। उसके बाद बोथ साइड्स विल वर्क टुगेदर टुवर्ड रीयूनिफिकेशन, कि आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 सालों में और 2020 में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो यूनियन है उन्होंने मुजाहरे किए। 2021 में भी सनफ्लावर जो तंजीमें थी, मूवमेंट्स थी वो चलती रहीं और इसकी जो रीयूनिफिकेशन है इसको रोकने के लिए काम करती रहीं। लेकिन 1992 में CCP और ताइवान की जो गवर्नमेंट है उसके दरमियान ये एक मुआहदा तय पाया कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे को मिलाने के लिए काम करेंगे और इसकी बेहतरी के लिए एक लाहेअमल तैयार करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे चाइना क्यों क्लेम करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है। हमने जो सबसे पहले चीज़ें डिस्कस की कि वाई ताइवान इज़ सो इम्पोर्टेंट, उसमें अबंडेंस रिसोर्सेज हैं, ट्रॉपिकल सब क्लाइमेट है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। तो उसके बाद चाइना की एक ऐसी हिस्ट्री है जिसके तहत वो इसको अपना जो क्लेम है वो कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। जब जापान ने ताइवान को चीन से छीना था तब वो जापान ने इसको अपने तहत रूल किया और जो चिंग डायनेस्टी है उससे छीन कर इसको काफ़ी ज़्यादा से तक रूल करता रहा और दुनिया में जो है अपनी एक हुकूमत जो स्वे है उसको पहुंचाने के लिए खातिर खा इक़दाम करता रहा। उसके बाद जो माज़ी तंग है 1949 में दोबारा एक जंग शुरू हुई और उन्होंने ताइवान को दोबारा जो है हासिल करने में कामयाब हो गए। तो अभी तक वो इस तरह वो कामयाब हैं उसको हासिल करने में। एक तो ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो गया, दूसरा ये कि जो हमने पहले डिस्कस किया कि 1992 का CCP और जो ताइवान की गवर्नमेंट उसका जो कंसेंसस है उसके तहत ये जो बातें तय पाई कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो इसकी जो रीयूनिफिकेशन है उसके लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। इसको जो डिवाइड करने के लिए कोई भी ऐसी पॉलिसी या आवाम में इस तरह का कोई भी पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए ऐसा कोई एजेंडा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये चाइना इतना प्रोमिनेंस में क्यों है कुछ जो है सालों से, क्योंकि ताइवान चाइना का हिस्सा है और USA जो स्टेट है एज अ मिलिट्री पावरफुल मिलिट्री माइट वो ये चाहता है कि इसको हिस्सा ना बनने दिया जाए। लेकिन ये ताइवान काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस में है हांगकांग के इशू के बाद। इसके सबसे जो बड़ी रीज़न है वो डायनामिक एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। इसमें जो 3% लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हम चाइना के साथ रीयूनिफिकेशन चाहते हैं, जबकि 16% जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिकली ये चाहते हैं कि हमें सेपरेटली अपने जो गवर्नमेंट है इलेक्टेड उसके ज़रिए रूल किया जाए और चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं उसको असाइड करके चाइना को समंदर के उस पार तक महदूद किया जाए जो 160 किलोमीटर दूर तक उनके जो एक सर्टन जो लॉ ऑफ सीज़ के तहत उनके जो कवानीन हैं, उनके जो शोज़ हैं, चाइना को वहाँ तक बंद किया जाए, उससे आगे खुद ना बढ़ने दिया जाए और जो ताइवान की अपनी एक सेल्फ रूल्ड गवर्नमेंट है उसको आगे बढ़ने दिया जाए। उसके बाद लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिजेस का जो इशू है, दुनिया में जो वेस्ट के बढ़ते हुए आइडियाज़ हैं वो दुनिया के तकरीबन तमाम वो मुल्क जहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस है वो उसको उधार वहाँ से बारो कर रहे हैं और जो अपने कंट्रीज़ हैं उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेम सेक्स जो मैरिजेस हैं वो भी लीगल हैं, जिसके तहत ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस भी रहा है। उसके बाद तीसरी ऐसी जो बड़ी चीज़ है वो ये कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर कैबिनेट मिनिस्टर इसमें जो शामिल है, यानी कि ताइवान के जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है इसमें तकरीबन 1/3 जो कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो ट्रांसजेंडर्स हैं। इसलिए ये ज़्यादातर जो न्यूज़ में प्रोमिनेंस में रहता है। तो चौथी जो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये अमंग वर्ल्ड्स टॉप डेमोक्रेसीज में शामिल होता है। तो जो लास्ट ईयर मूडीज़ डेमोक्रेटिक जो रैंकिंग है उसमें इसको छठा बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क करार दिया गया, जिसमें ये सेल्फ गवर्निंग रूल के तहत अपनी गवर्नमेंट को चला रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की। हिस्टोरिकली आपने चीज़ें पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी, लेकिन ये जो इसके जो कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट थे हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं और इस पर हम बाद में भी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।